लोकतंत्र क्या और क्यों, इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है, जिसमें हम शुरू करेंगे कि लोकतंत्र ही क्यों। इसके लिए हम चीन और भारत का एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि आखिर लोकतंत्र की क्या खासियत है। चीन में 1958 यानी 1958 से 1961 के दौरान पड़ा अकाल विश्व इतिहास का सबसे भयावह अकाल था। इसमें करीब 3 करोड़ लोग भूख से मरे। इन दिनों भारत की आर्थिक स्थिति चीन से अच्छी नहीं थी, फिर भी भारत में चीन के समान अकाल और भूखमरी की स्थिति नहीं आई। ऐसा इसलिए कि भारत बहुदलीय प्रणाली वाला देश है। यहाँ पर एक से अधिक पार्टियाँ हैं, जबकि चीन में केवल एक ही कम्युनिस्ट पार्टी है, विपक्षी दल नहीं है। भारत में विपक्षी दल की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, सरकार को गलत करने के लिए रोकने का कार्य करते हैं, जबकि चीन में ये स्थिति नहीं है। उसे किसी विपक्षी दल का भय नहीं था, इसलिए वो अकाल के समय में बेहतर कार्य नहीं कर सका। जबकि भारत जो है बेहतर परिणाम दिया और यहाँ पर जो है लोकतंत्र मजबूत होने के कारण ही भारत में मरने वालों की संख्या कम रही। अभी भी आप देख सकते हैं कि भारत में लोकतंत्र मजबूत होने के कारण ही और बेहतर निर्णय लेने के कारण कोरोना में मरने वालों की संख्या भी अन्य देशों की अपेक्षा कम है। तो ये लोकतंत्र ही क्यों, इसके संबंध में है। आगे हम लोग देखेंगे लोकतंत्र की केवल खासियत ही नहीं है, लोकतंत्र के केवल गुण ही नहीं है, बल्कि लोकतंत्र के खिलाफ कुछ तर्क भी है। तो हम आगे देखेंगे लोकतंत्र के खिलाफ 6 तर्क दिए गए हैं। पहला है कि लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, जिससे अस्थिरता पैदा होती है, ऐसा लोग मानते हैं। दूसरा, लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल रह गया है, नैतिकता का पतन होते जा रहा है और किसी तरह से सत्ता हासिल करना ही उद्देश्य रह गया है। तीसरा पॉइंट है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है। अगला पॉइंट है कि चुने हुए नेताओं के लोगों के हितों का पता ही नहीं होता, इसके चलते खराब फैसले भी हो जाते हैं। जब तक लोगों को अपने बारे में, हितों के बारे में पता चलेगा, तब तक नेता भी बदल जाते हैं। अगला पॉइंट है कि लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होते जा रही है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार भी बढ़ते जा रहा है, जो कि लोकतंत्र का डिमेरिट है। लास्ट पॉइंट है कि सामान्य लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है। जब तक उन्हें पता चलेगा कि क्या अच्छी है क्या बुरी है, तो इसलिए उन्हें किसी चीज़ का फैसला नहीं करना चाहिए। तो ये लोकतंत्र के खिलाफ तर्क है। अब एक पॉइंट है कि लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। लोकतंत्र के गुण कह सकते हैं, लोकतंत्र के मेरिट कह सकते हैं, इसके बारे में भी कुछ पॉइंट्स हैं। और इसमें पहले ही मैंने लोकतंत्र के पक्ष में चीन का उदाहरण दिया है। अब हम पॉइंट केवल ये रखेंगे कि इसके पक्ष में तर्क क्या है। तो पहला तर्क है कि लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है, क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। चूँकि जनता द्वारा चुनी हुई सरकार होती है, राजतंत्र में राजा स्वयं चुना जाता है, इसलिए वह जनता के बारे में नहीं सोचता है, लेकिन ये लोगों का चुना हुआ प्रतिनिधि ही यहाँ पर सरकार का गठन करते हैं, इसलिए जनता के प्रति इनकी जवाबदेही बनती है। दूसरा तर्क है
लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना को बढ़ाता है। इसमें कुछ ज़्यादा समय ज़रूर लगता है, लेकिन महत्वपूर्ण फैसलों पर या महत्वपूर्ण मुद्दों पर समय लेकर फैसले करने के अनेक लाभ होते हैं। गैर जिम्मेवार फैसले लेने की संभावना घटती है। इसीलिए कहा जाता है कि लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। अगला पॉइंट है कि लोकतंत्र में ही यह संभव है कि मतभेदों और टकरावों को संभालने या दूर करने का तरीका उपलब्ध कराता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि लोकतंत्र ही शासन का ऐसा रूप है जो नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। ऐसा होता है ना, देखते हैं हम लोग कि चुनाव जब होता है तो अच्छे अच्छे नेता दरवाजे दरवाजे घूम कर जब वोट मांगते हैं तो उस समय लगता है कि हमारे पास भी कुछ है। मतदान के समय वोटर ही राजा की हैसियत में रहता है, दाता की हैसियत में रहता है, और नेता भिखारी के रूप में होते हैं। उस समय लगता है कि नागरिकों का सम्मान लोकतंत्र में ही बढ़ता है। लोकतंत्र के पक्ष में एक आखिरी तर्क है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है। दूसरों का मतलब यहाँ पर होता है कि राजतंत्र और तानाशाही, क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर मिलता है। इसमें एक एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी का मर्डर भी कर देता है, दोषी भी है, फिर भी न्यायालय में उसको लंबे समय तक निर्दोष सिद्ध करने का बार बार अवसर मिलता है। यानी लोगों को गलती सुधारने का अवसर मिलता है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट एक टॉपिक है, केवल टॉपिक का नाम लिखा हुआ है लेकिन इस संबंध में हम बतलाएंगे लोकतंत्र का बृहत्तर या व्यापक अर्थ क्या है। यहाँ पर लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ का मतलब है कि आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इतने अधिक लोग होते हैं कि हर बात के लिए सबको साथ बैठाकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव नहीं हो सकता है। अगर यह संभव हो तभी हर एक नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने का समय, इच्छा या योग्यता और कौशल नहीं होता है। व्यापक अर्थ का मतलब ये भी होता है कि एक उदाहरण है कि मान लीजिए कि हमारे परिवार में 5-6 सदस्य हैं और परिवार का मुखिया यदि बेहतर निर्णय चाहता है तो परिवार के छोटे बड़े सभी सदस्यों से राय लेकर कोई फैसला करता है तो कहा जाता है कि यह परिवार लोकतांत्रिक है। दूसरा एक उदाहरण है कि मान लीजिए कि क्लास में शिक्षक पढ़ा रहे हैं, छात्र पढ़ रहे हैं, और ऐसा शिक्षक नहीं होना चाहिए कि बच्चों को कुछ बोलने और पूछने का अवसर नहीं दे। तो ये लोकतंत्र नहीं है। शिक्षक को बच्चों को भी पूछने का अवसर, बोलने का अवसर देना चाहिए। इसको लोकतांत्रिक मानसिकता कहा जाता है। इस तरह से मान लीजिए कि किसी पार्टी का कोई नेता जो है, जो अध्यक्ष है, वही अकेले सारे फैसले ले ले तो इसे भी हम लोकतांत्रिक नहीं कहेंगे। तो उसमें पार्टी के सभी नेताओं का साथ लेना, सबकी राय लेना, ये लोकतांत्रिक तरीका है। कहा जाता है कि भारत जैसे देश में वास्तविक लोकतंत्र तभी आएगा जब किसी को भी भूखे पेट सोने की ज़रूरत नहीं रहेगी। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को फैसला लेने में समान भूमिका निभानी चाहिए। इसके लिए वोट के समान अधिकार भर की ज़रूरत नहीं है। सबको, हर नागरिक को इसके लिए सूचना की समान उपलब्धता, बुनियादी शिक्षा, बुनियादी संसाधन और पक्की निष्ठा का होना भी आवश्यक है। तभी हम कह सकते हैं कि हमारा लोकतंत्र जो है व्यापक तौर पर इसका अर्थ जो है सही है।
इस किताब में हमने लोकतंत्र की व्यापक अवधारणा पर ज़्यादा बातें नहीं की है। हमने सिर्फ शासन के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र के कुछ बुनियादी संस्थागत और स्वरूपों की चर्चा की है। बस इस पार्ट में यही, और आप सभी जो है अपने से भी एक बार पढ़ेंगे, छूटेगा तो रिवीजन समय में आप कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।